अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, जैसे जैसे हर गुजरते दिन के साथ सरहद पार दहशतगर्दी के तनाजुर में पाक अफगान ताल्लुकात में तनाव और कशीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है, वैसे ही विफाक और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान मामलात भी मुसलसल बिगड़ रहे हैं। खराब गवर्नेंस और सिक्योरिटी चैलेंज के साथ साथ अब सूबे में मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ामात भी सूरत हाल को खासा पेचीदा बना रहे हैं। इसी तनाजुर में अब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की सदा बुलंद हुई है और साथ ही मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी को तब्दील किए जाने की चहमगोइयाँ और मीडिया पर चलने वाली पेशगोइयों ने मंजरनामे में एक हलचल सी पैदा कर दी है, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा अब एक डबल चेंज की तरफ बढ़ रहा है, यानी एक तरफ गवर्नर की तब्दीली और दूसरी तरफ सूबे में गवर्नर राज का निफाज। इसी तनाजुर में विफाकी हुकूमती वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि सूबे में मिस गवर्नेंस और बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र गवर्नर राज लगाने पर पूरी संजीदगी से गौर किया जा रहा है, जबकि विफाक की खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ज़्यादातरीन चार्जशीट के 3 हिस्से बहुत अहम हैं। पहला ये कि सूबाई हुकूमत सूबे का इंतज़ाम चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दूसरे इल्ज़ाम के मुताबिक KP में जारी मौजूदा दहशतगर्दी को सियासी सरपरस्ती हासिल है। तीसरा इल्ज़ाम मनशियात की पैदावार और इसकी स्मगलिंग से मुताल्लिक है, जिसके हवाले से मौजूदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मनशियात कार्टेल से मुबैना राबतों की बात वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अतारड़ ने की है। सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट और गवर्नर राज के निफाज की सदा एक ऐसे वक्त में बुलंद हुई है कि जब अब से सिर्फ 3 रोज़ बाद यानी 4 दिसंबर को NFC अवार्ड इजलास होने जा रहा है, जिसमें शिरकत की तस्दीक खुद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कर चुके हैं। आज ही वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूमत को ये चैलेंज भी दे दिया है कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो सूबे में गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, जबकि PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता दिखाई नहीं दे रहा और ना ही सूबा इसका मुतहम्मिल हो सकता है। अब PTI ने ये धमकी भी दे रखी है कि वो कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन को चलने नहीं देगी और इसको जैम कर देगी। PTI को इस सारी सूरत हाल की क्या समझ आ रही है, अब ऐवान में क्या माहौल बनने जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा और सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम सलाम। बैरिस्टर साहब, आपको खुशामदीद कहूँगी। ये बताइएगा कि जो चार्जशीट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो पेश की जा रही है, और क्या उसकी बुनियाद के ऊपर गवर्नर राज लग सकता है? देखें, गवर्नर राज लग सकता है आइन में अगर आर्टिकल 234 जो है उसकी कंडीशंस, 234 की कंडीशंस जो हैं, जो उसके लवाजमात हैं वो पूरे हों, और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक सूबा आइन के मुताबिक नहीं चल रहा तब आप उसको गवर्नर राज लगा सकते हैं, और वो भी पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, जॉइंट पार्लियामेंट, तो 2 महीने के लिए, और एक्सटेंड कर सकते हैं उसको आप मैक्सिमम 4 या 6 महीने के लिए। अच्छा। लेकिन जो कंडीशन है कि आप आइन के मुताबिक नहीं चल रही, ये एक बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन है। अगर आप डिबेट्स पढ़ें, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, तो ये इस किस्म की सिचुएशन है जहां मसलन खुदा न खास्ता कोई सूबा है किसी मुल्क का, और वो सूबा कहता है कि मैं जाके दुश्मन मुल्क के साथ आज़ाद होकर ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये उस किस्म की सिचुएशन अगर इतनी एक्सट्रीम, इतनी नहायत संगीन मामला हो कि वो आइन को बिल्कुल तोड़ के जा रहे हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन इस इल्ज़ाम पे नहीं हो सकता जो इल्ज़ाम हुकूमत लगा रही है कि गवर्नेंस ठीक नहीं हो रही, या दहशतगर्दी है, या लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। जो इल्ज़ाम है, इन इल्ज़ामात पे हमारा आइन कहता है कि इन इल्ज़ामात पे आप गवर्नर राज नहीं लगा सकते। आर्टिकल 234, जैसा मैंने कहा, बड़ी नहायत संगीन इमरजेंसी सिचुएशन हो तो फिर आप वो लगा सकते हैं। ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आती। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपकी बात का बजा है, लेकिन विफाक तो ये कह रहा है कि जो दहशतगर्द हैं उनको सियासी तौर पर पुष्टपनाही हासिल है, जो मनशियात के कार्टल्स हैं वहाँ उनको पुष्टपनाही हासिल है। चार्जशीट में ये सारी बातें लिखी गई हैं, और जो एक सिक्योरिटी थ्रेट्स वहाँ पर मौजूद हैं वो भी आपके सामने हैं, जो बयानात सामने आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो ऐसी बात, सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी बात है जो नहीं है, अगर ऐसी बात है तो आप एक्शन लें, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ। इस पे गवर्नर राज वाला तो हो सकता ना, आप एक इलेक्टेड हुकूमत है उसको नहीं हटा सकते। और ये तारीख अगर आप देखें तो ऐसी तारीख में एग्जाम्पल हमें मिलता है, PMLN की हुकूमत थी,
पंजाब में और फेडरेशन में, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में। और आपको याद है कि पाकिस्तान की तारीख में उससे बहुत दहशतगर्दी हो रही थी, सेक्टेरियन वायलेंस भी था, ठीक है। बड़ी बड़ी हस्तियां जो थी उनको असैसिनेट किया जा रहा था, और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का पाकिस्तान में बड़ा मसाइल थे। तो उस वक्त इल्ज़ाम लगाया था पीएमएलएन ने, एग्जैक्टली यही पीएमएलएन की हुकूमत ने, कि जो सिंध की हुकूमत है वो ठीक अपना नहीं कर रही गवर्नेंस, इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व है और वो किसी किस्म का काम नहीं कर रही, और इसलिए हम गवर्नर राज लगाना चाहते हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आप ये गवर्नर राज लगाने का ये जवाज़ नहीं बन सकता, ये तो इलेक्ट्रेट का काम है। अगर उनको नहीं कारकर्दगी पसंद आ रही तो पब्लिक जो है वो अगले इलेक्शन में उनको नहीं इलेक्ट करेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फेडरेशन बैठ जाए किसी सूबे पे और वहाँ एक गवर्नर राज लगा दे और हुकूमत को डिसमिस कर दे। ऐसी वो प्रोविजन है ही नहीं इस चीज़ के लिए। अगर ये बात सही है कि मिस गवर्नेंस की वजह से आप एक हुकूमत तब्दील कर सकते हैं, तो फिर आप सिर्फ एक काम देखें, आईएमएफ की रिपोर्ट देख लें, या जो बिजनेस एडवाइजरी एक थिंक टैंक है उनकी रिपोर्ट देख लें, या यूनाइटेड नेशंस के जो हैं ह्यूमन राइट के कमिश्नर उनकी आप रिपोर्ट देख लें, तो आप कहेंगे कि ये तो फिर पाकिस्तान में भी करप्शन भी है और पंजाब में भी करप्शन है और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं, आइन भी नहीं माना जा रहा, इसलिए हुकूमतों को तब्दील कर लें। तो ये मिस गवर्नेंस पे भी आर्टिकल 234 नहीं लग सकता मेरी नज़र में। ये अवाम का काम है कि अगले इलेक्शन में किसी को अच्छी कारकर्दगी पे या बुरी कारकर्दगी पे हटाएं या वापस लेके आए। ठीक हो गया, ये तो जाहिर है कि अवाम का फैसला होना चाहिए। इस हद तक तो जो है वो आपकी बात से कोई भी जो है वो इख्तलाफ नहीं कर सकता। बैरिस्टर साहब ये भी बताइएगा कि जो आपकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ये धमकी दी जा रही है कि ऐवान को जाम कर देंगे, उसके अलावा भी जो है वो धमकियाँ सामने आ रही हैं कि गवर्नर राज लगा कर तो दिखाएं फिर रिस्पॉन्स आएगा, तो ये इस तरह का जो रद्द अमल है वो क्या हो सकता है? क्या रद्द अमल जो है वो तहरीक इंसाफ देख रही है? देखें, किसी ने नहीं कहा कि पार्लियामेंट में जाके हम कोई पार्लियामेंट को रोक देंगे, ऐसी तो कोई स्टेटमेंट पीटीआई की तरफ से तो नहीं ये आई। तो कहा गया है ना कि कार्रवाई नहीं चलने देंगे किसी सूरत। देखिए, कार्रवाई ना चलने देने का तो जहां जो मुझे समझ आती है वो तो यही है कि पार्लियामेंट्री तरीके हैं, जिस तरीके से आप पार्लियामेंट को जब सेशन चल रहा हो उसको आप डिसरप्ट भी कर सकते हैं, उसमें प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। लेकिन वो पार्लियामेंट्री तरीके हैं, ये तो नहीं मतलब कि आप बंदूक उठा के किसी को खुदा न खास्ता पार्लियामेंट की जो सेशन है रोकेंगे। हमने कई बार प्रोटेस्ट किया है, हमने कोरम पॉइंट आउट करके किए हैं, हमने डिबेट करके पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, हमने प्रोटेस्ट करके नहीं चलने दिया, और सेशन में और कई बार चलाया भी है हुकूमत में। आपने देखा बजट लेकिन तहरीक इंसाफ पर बैरिस्टर साहब इल्ज़ाम ही यही है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर जो है वो किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनती, किसी जो एक कार्रवाई है उसका हिस्सा नहीं बनती, या तो हंगामा होता है या फिर वो वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये कोई उस तरफ जो है वो मोहर सख्त करने नहीं जा रही पीटीआई? बेहतर नहीं होता कि पार्लियामान के अंदर बैठकर जो है वो एक जो कार्रवाई है उसका हिस्सा बना जाता? देखिए, बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि पार्लियामेंट में अगर आप हैं तो पार्लियामेंट में आप डिबेट करें, बड़ा मौका मिलता है और हम उसमें पूरा हिस्सा भी लेते हैं। आपने मेरी बहुत सारी स्पीचेस सुनी होंगी, आपने देखा कि 27वीं तरमीम को भी हम लोगों ने मिलके पूरी तरह अपोज किया। हमने सवाल जवाब जब होते हैं हुकूमत से, हम पूरी तरह उसमें भी हिस्सा लेते हैं। कई कवानीन है जिसको हमने सपोर्ट भी किया, लेकिन कई मामलात पे हमें वॉकआउट का भी हक है। ये भी एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है, प्रोटेस्ट करना भी पार्लियामेंट की ट्रेडिशन है। मैं आपको मसलन एग्जांपल दूं कि हमने 2 दिन पहले हमने एक सवाल उठाया मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है इंटीरियर के, उनसे कि आप बताएं कि हमें आप कब मिलवाएंगे खान साहब से अडयाला जेल में, क्योंकि ये न्यूज़ आई हुई थी, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो उन्होंने जवाब उसका नहीं दिया, और हमने फिर प्रोटेस्ट में हमने कहा कि हम इसको सेशन को हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक आप इसका जवाब ना दें। ठीक है। और हम प्रोटेस्ट करते रहे। तो ये भी एक पार्लियामेंट्री तरीका है। हमने फिर सेशन फिर उसके बाद नहीं चला आगे, कोशिश की गई कि कुछ कवानीन पास किए जाएं, लेकिन वो फिर उसके बाद एडजर्न हुआ। तो ये कहना कि हम हिस्सा नहीं लेते, ये भी गलत है। और मेरा ख्याल है कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है और ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। कम से कम आप सेनेट की तो
कारकर्दगी देखी है, आपके सामने है, आप भी उसको देखती जी हैं बड़े बिल्कुल। गौर से, आप लिखती भी हैं, और आप ने आज भी देखा होगा कि काफ़ी डिबेट हमने की अच्छा और करते रहेंगे बैरिस्टर साहब, कल तो है ज्वाइंट सेशन है, ठीक है, ज्वाइंट सेशन में जो है वो कुछ 5 बिल्स जो हैं उनके पास होने के हवाले से जो है वो एजेंडे के ऊपर रखे जा रहे हैं। तो कल तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी इजलास के हवाले से? आया आप बैठेंगे इजलास में, वॉकआउट करेंगे या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे? तो क्या होगी स्ट्रैटेजी? देखिए, एक स्ट्रैटेजी तो यकीनी होगी, और वो ये है कि हम डिमांड करेंगे कि हमारी मुलाकात कराई जाए, ताकि हम जो जो सूरत हाल है उस पर अपना स्पीकर साहब भी और जो हमारे चेयरमैन सेनेट हैं वो भी उस पर एक्शन लें और हमारी मदद करें मुलाकात के लिए। वो तो है, बाकी प्रोटेस्ट भी होगा, और हम उस पर डिबेट भी करने की कोशिश करेंगे जितनी कर सकते हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, इस हवाले से तो जो है वो जो हुकूमती वज़रा हैं, जब हम उनसे सवाल मुसलसल उठा रहे हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करने दी जाती, तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि वहाँ से जो है वो सियासी मुलाकातें होती हैं, एक तो ये, और दूसरा ये है कि कोई खान साहब जो है वो बड़ी तहरीक चलाने का जो इंदिया है वो भी दे सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं। तो इस मुलाकात के बाद जो है वो वज़रा कोई 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं उनके ऊपर। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये तो फिर वो एक तरह सियासत से भाग रहे हैं ना। अगर वो ये इसलिए नहीं मुलाकात करने दे रहे कि वो सियासी जो जो भी हमारा बयानिया आता है, खान साहब की जो भी अल्फाज होते हैं, उससे अगर इतना खौफ है उनको कि वो सियासी मैदान छोड़ के मुलाकात ही बंद करना चाहते हैं, तो ये फिर नज़र आता है कि वो जमहूरी जो निज़ाम है उस पर नहीं उनको यकीन, वो आर्टिकल वो आइन पे भी यकीन नहीं रखते, जहाँ एक राय दे सकता है शख्स। अगर मैं कोई बयानिया देता हूँ, आप उससे एग्री नहीं करती, तो अपनी कारकर्दगी, आप हुकूमत में आप अपनी कारकर्दगी से उसका जवाब दें या बहस करके जवाब दें। तो जी। आवाम अगर आपको पसंद करती है, वो आपके साथ, आपके बयानिए के साथ रहेगी। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप मेरी आवाज़ बंद कर दें और आप कहें कि जनाब, चूंकि आपकी बात हम जवाब नहीं दे सकते, आपके बयानिए को हम नहीं काउंटर कर सकते, तो इसलिए हम आपको मिलने ही नहीं देंगे, आपकी आवाज़ बंद कर देंगे। ये तो मुझे नहीं लगता कि दुरुस्त बात है। बैरिस्टर साहब, अभी आप खुद ही बात कर रहे हैं, सारी आपने जो वजाहत दी, इसमें एक जो तज़ाद नज़र आता है वो ये कि अलीमा खान साहिबा ने जाकर इंडियन चैनल्स को जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उस पर बहुत तनकीद हो रही है। तो इंडियन चैनल्स के ऊपर जाकर जो है ये सारा मुद्दा बयान करके, क्या इंडियन चैनल्स या इंडिया की हुकूमत जो है वो उनकी इस सिलसिले में कोई मदद कर सकती है, चाहे मुलाकात का मामला हो, रिहाई का मामला हो? देखिए, इंडिया कहाँ मुलाकात के लिए असिस्टेंस दे सकता है। लेकिन देखें, ये मेरे से सवाल आप पूछ रहे हैं, ये तो सवाल आप पूछें, वो बहनें हैं, वो पीटीआई की तो हिस्सा नहीं है। वो अगर उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसको उन सवाल उनको बनता है और उन्होंने जवाब भी दे दिया, उनकी मर्जी है कि हमने कोई, तो पीटीआई की तरफ से तो नहीं उनको कोई डायरेक्शन दे सकता, ना दी। ठीक है। और लेकिन मैं अपनी तरफ से समझता हूँ कि देखें, जब आप बात करते हैं किसी चैनल पे जाने की, तो अगर फिर आप बैलेंस भी देखें, अगर मैं मसलन जाता हूँ किसी चैनल पे, मैं एक पार्टी का लीडर हूँ और मैं जाके कोई मौक़िफ़ देता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँगा काउंटर करने के लिए एक प्रोपेगेंडे को। इसी तरह आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स ने भी इंटरव्यू दिए हैं। आपको पता है मैं किसका बात कर रहा हूँ, नवाज जी। शरीफ ने दिए हैं, बेनज़ीर भुट्टो ने दिए हैं। उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं इंडियन चैनल्स को, और इसलिए दिए लेकिन हैं कि वो अपना जंग का माहौल नहीं था ना, अब जंग के मौक़िफ़। बाद का माहौल है, तो शायद इसके ऊपर रिएक्शन ज़्यादा आ रहा है। तो वो सही आपकी बात है, लेकिन ये तो इशू पार्टी का, अगर आप पॉलिटिकल देखें तो पॉलिटिकल पार्टी का तो अपना एक मौक़िफ़ है। हम तो अगर जाएंगे किसी भी चैनल पे, तो हम एक सियासी बात ही करेंगे और अपना पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही पे जाएंगे। लेकिन अगर कोई ज़ाती आपके जाते हैं कहने तो का ये मतलब है कि अलीमा खान साहिबा का तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है एज अ पार्टी? वो तो ऑब्वियसली पार्टी के मेंबर नहीं है, वो अपनी बहन, अपने भाई के लिए जा रही हैं, और उनका हक है जाना, वो जाके जहां मर्जी बात करें, उसको कोई कौन रोक सकता है। उस पर तनकीद करना मेरे ख्याल जायज़ बात नहीं है। वो अगर आपने सियासी बात करनी है, किसी ने, गवर्नमेंट ने या मिनिस्टर ने, तो हमारे से बात करे, लेकिन पर्सनल क्यों इतने हो गए हैं वो।
कि पर्सनल इश्यूज पे एक बात कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात लगती है मुझे कि ठीक है, सिटिंग ठीक है, इस पर आपका पॉइंट आ गया बैरिस्टर साहब। मुझे ये बताइएगा कि अब एक तरफ तो जो है वो कौमी असम्बली को और या फिर जो ज्वाइंट सेशन है उसकी कार्रवाई को जो है वो सबोताज करने के हवाले से आज बहुत सारी बातें सामने आई हैं कि हम नहीं चलने देंगे, कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने देंगे, कार्रवाई नहीं चलने देंगे। तो दूसरी तरफ आज हमने केपी असम्बली जो है वहाँ पर देखा कि जो अहमद कुंडी हैं उनकी एक जो करारदाद है वो पास कर ली गई और यूनानिमसली पास की गई है मुत्तफ़िक़ा तौर पर, और उसमें कहा गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कौमी हीरो करार दिया गया है। तो एक तरफ तो जो है वो बिल्कुल चलने नहीं दिया जा रहा और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उनके रहनुमा हैं, उनको कौमी हीरो करार दिया जा रहा है। तो ये क्या तहरीक इंसाफ की ग्रिप वहाँ पर जो है वो कमज़ोर हो रही है या पीपल्स पार्टी की स्ट्रांग हो रही है? देखें, अब वो क्या उधर डिबेट हुई और क्या वजह थी और किस लिए कहा और क्यों ये यूनानिमस थी या नहीं थी, ये मुझे नहीं इल्म। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट है कि हम चलने नहीं देंगे, ये स्टेटमेंट कम से कम पीटीआई की तरफ से तो नहीं ऐसी कोई बात आई कि हम चलने नहीं देंगे। उसको चलने नहीं देंगे से जो मुझे समझ आती है, वो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे पार्लियामेंट्री तरीके हैं जिसके तहत आप कहते हैं कि हम ये सेशन को नहीं चलने देंगे। उसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई फोर्स के साथ नहीं चलने देंगे। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप डिबेट करके भी नहीं चलने देते, आप प्रोटेस्ट करके भी नहीं चलने देते, आप वॉकआउट करके भी नहीं चलने देते, आप फॉर्म पॉइंट आउट करके भी नहीं चलने देते। तो ये पार्लियामेंट्री तरीके हैं और ये एक्सेप्टेबल हैं। ये हमारी भी जब हुकूमत थी इस तरह अपोजिशन करती थी, और जिस तरह ये तारीख आप पूरे पार्लियामेंट की उठा के देख लें, इसी तरह होता है। लेकिन जहाँ इश्यूज आते हैं, जहाँ हमें मुत्तफ़िक़ा होना पड़ता है, जहाँ हम समझते हैं कि एक नेशनल इशू है, वहाँ हम इकट्ठे खड़े होते हैं। जब हिंदुस्तान के साथ जंग हुई थी तो हम सब इकट्ठे थे और हमने पूरी तरह पार्लियामेंट ने बड़ी यूनानिमसली रेजोल्यूशंस पास की। जब ईरान के फेवर में हमने, या फ़लस्तीन का मामला आता है या कश्मीर का मामला आता है, हम जॉइंट रेजोल्यूशंस पास करते हैं। तो ये नहीं अच्छा, ये बताइएगा कि आज स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो है वो ये वाज़े तौर पर ऐवान में एक रूलिंग भी दी गई है कि जो महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हैं उनको वो अपोजिशन लीडर तस्वुर नहीं करते, नहीं मानते। उधर 77 जो आपके नुमाइंदगान हैं उन्होंने साइन करके अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया हुआ है उनको, और उसका नोटिफाई भी नहीं किया जा रहा, उसको माना भी नहीं जा रहा। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ ये मामला है कि कल भी मुलाकात नहीं कराई जाती अगर खान साहब से आपके तमाम जो रहनुमा हैं उनकी, तो फिर रद्द अमल क्या होगा, अगला लाहेमल क्या होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर कल हमने जाना है हाई कोर्ट और हम रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस साहब से कि वो मुलाकात हमारी करवाएं और जो जिस तरह उनके ऑर्डर्स हैं उस पे अमल दरामद कराएं। तो अगर तो ये हो गया तो फिर तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं रहेगी कि मज़ीद आगे बढ़ने की या कोई और एहतजाज करने की। और दूसरी बात यह हो सकता है हुकूमत हमें हमारी जो मुतालबात है मान ले और हम में से किसी को मुलाकात की इजाज़त दे दें या बहनों को दे दें, तो फिर भी एहतजाज का फिर जो है जो आइडिया वो ख़त्म हो जाएगा। उस पर नहीं फिर हम आगे चलेंगे, अमल दरामद नहीं करेंगे स्ट्रैटजी पे। लेकिन अगर ये दोनों ना हुआ तो फिर हमें एहतजाज मज़ीद आगे बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है फिर। ठीक है, यानी तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो कल दायर की जा सकती है इसके ऊपर? कल तो प्लान यही है कि हम जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं उन पे अमल दरामद किया जाए। ठीक है, और अपोजिशन लीडर की नामजदगी के ऊपर आपकी कोई बात हुई है स्पीकर साहब से और आगे को मामलात बढ़ेंगे? मैं ख्याल है अगर आप बता रही हैं कि आज नेशनल असेंबली में उन्होंने ये कहा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बना रहे, तो फिर वो नेशनल असेंबली में ये इशू टेकअप होगा और वहाँ क्या स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस करेंगे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में। ठीक है, लेकिन ये इतला मुझे अभी चूँकि नहीं है कि आज ये हुआ है कि नहीं। अगर कहा है उन्होंने, फ्लोर ऑफ द हाउस पे रूलिंग दे दी है, तो उस रूलिंग को फिर देखना पड़ेगा कि किस तरह चैलेंज किया जा सकता है।
बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से ये कहा गया है यकीनन जो कल मुश्तरका एक पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास होगा और उसके अंदर आइंदा का जो लाया अमल है वो तय किया जाएगा कि अगर अपोजिशन लीडर जो है वो महमूद खान अचकज़ई को नहीं बनने दिया जाता तो उसके ऊपर रद्द अमल कल मुश्तरका कौमी असम्बली का जो इजलास है उसके अंदर क्या किया जाना है। तो कल का दिन बड़ा दिलचस्प होगा इस हवाले से, क्योंकि एक तरफ जो है वो कानून साजी होनी है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो ऐवान की कार्रवाई को नहीं चलने दें। तो देखें कि क्या सामने आती हैं डिटेल्स। लेकिन एक और अहम मामला, और अब प्रोग्राम में बात होगी एक अहम तरीन इशू की, जो कि मुसाफिरों के मुख्तलिफ इंटरनेशनल फ़्लाइट से ऑफलोड किए जाने से मुताल्लिक है और इस पर FIA का अहम मौक़िफ़ भी सामने आया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर FIA लाहौर मोहम्मद अली ज़िया ने यह वाज़े किया है कि बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। डायरेक्टर FIA के मुताबिक तमाम मुसाफिरों के साथ एयरपोर्ट्स पर ताउन किया जाता है और ऑफलोड या डिपोर्ट होने वाले मुसाफिरों की शरह सिर्फ 0.6% है। डायरेक्टर FIA ने यह भी वाजे किया है कि मुसाफिर SOPs पर पूरा ना उतरने की वजह से डिपोर्ट होते हैं और जिन मुसाफिरों की दस्तावेजात पर एतराज़ हो उनको भी ऑफलोड किया जा रहा है। ये सारा मामला क्या है और अब नेशनल फ़्लाइट से मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से FIA ने क्या हिकमत अमली बनाई है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर FIA लाहौर मोहम्मद अली ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली ज़िया साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अली ज़िया साहब, ये बताइएगा कि ये जो मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स का मामला है यकीनी तौर पर, और इसमें किन खामियों की बुनियाद पर जो है वो मुसाफिरों को इंटरनेशनली जो है वो ऑफलोड किया जा रहा है, इस हवाले से अब ताज़ा तरीन पॉलिसी क्या है? जी सबसे पहले तो आपको पता है पिछले कुछ चंद दिनों से खा वो सोशल मीडिया हो या वो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, बहुत ज़्यादा इस बात का तज़किरा किया जा रहा है और आज हमने इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए हैं पब्लिक के लिए ताकि इस पैनिक को कम से कम किया जा सके और सर्टेनिटी को बढ़ाया जा सके। इशू जो आ रहा है वो उस तरफ आ रहा है कि या जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसी चीजें लैकिंग होती हैं जिसकी बुनियाद पे उनको यहाँ इन चीजों का सामना करना पड़ता है, या फिर जैसा कि पहले भी मुख्तलिफ जगहों में बताया गया कि मुख्तलिफ जो ऐसे हैं माफियाज हैं जो कि ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो उन लोगों को ट्रांजिट में कहीं और ले जाते हैं और अपने रिस्क प्रोफाइलिंग के सामने रखते हुए हम उन लोगों को जो है यहाँ पे उनको उनकी जो एक डिनाइल है वो उनको किया जाता है और उसमें कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट भी लैकिंग होते हैं, या जब वो यहाँ पे आते हैं और हमारे रिस्क प्रोफाइलिंग यूनिट पे इंडिकेटर्स के अंदर फॉल करते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं वो अपना सब्सिक्वेंट कैश नहीं कैरी कर रहे होते या ऐसे डॉक्यूमेंट लैक कर रहे होते हैं जिसके लिए उनको बाहर जाने के लिए चाहिए, तो फिर उनको डिनाइल दिया जाता है। अच्छा, डिनाइल दे दिया किसी को, अब वो कितने अरसे के बाद दोबारा जो है वो सफ़र करने के काबिल हो जाते हैं? क्योंकि एक तशवीश जो आम तौर पर पब्लिक में इस वक्त फैल रही है, और अब ये अफवाह है या नहीं है ये आप बताएंगे, कि उनके जो पासपोर्ट्स हैं उन पे स्टैंप कर दिया जाता है ऑफलोड करते हुए, और वो स्टैंपिंग के बाद जो है वो हमेशा के लिए उनके पासपोर्ट का हिस्सा बन जाता है और मुस्तकबिल में उनको इसके हवाले से परेशानी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, अगर वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं तो इवन ऑन द वेरी नेक्स्ट फ्लाइट वो फ्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जो ऑफलोडिंग की जो स्टैंप है या जो चीजें हैं, ये बिल्कुल अवाम में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो सारी जिंदगी उनके पासपोर्ट का, उनके ट्रैवल हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी, उनके लिए प्रॉब्लम बनेगी। क्योंकि जैसा पहले भी मैंने एक जगह बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इवन हमारी बोर्डिंग और इमिग्रेशन से क्लियर होकर चले जाते हैं और फिर खुदा ना खास्ता ऐसे केसेस हैं जो कि बेशक बहुत कम होंगे बट आपसे शेयर किए जा सकते हैं, जो कि फिर सेल्फ ऑफलोड होते हैं। किसी को फोन आ गया, कोई ऐसी इमरजेंसी होगी कि वो इवन बोर्डिंग लाउंज से वापस आते हैं, तो उनकी भी इस चीजों को हिस्ट्री में ऐड किया जाता है, बट कहीं भी उनके सफरी आगे फ्यूचर में उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन टिपिकल उन केसेस की बात करूं जिन केसेस के बारे में प्रोपगेशन की जा रही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये ऑफलोडिंग की स्टैंप उससे बहुत बेहतर है जो डिपोर्टेशन की स्टैंप लगती है, जब यही लोग, इनमें से कुछ लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर फिर उनके इमिग्रेशन पॉलिसी पे पूरा नहीं उतरते और किसी न किसी वजह से वापसी भेजे जाते हैं, तो फिर ना सिर्फ इनके पासपोर्ट पे डिपोर्टेशन लगता है बल्कि ओवरऑल इस किस्म की चीजों को जब ज्यादा तादाद में एज अ ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो फिर हमारे पासपोर्ट की भी जो एक सेंसिटिविटी है उस पर भी फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। जैसा पहले बताया गया कि परसेंटेज इज ऑलरेडी वेरी लेस, लेकिन उन लोगों को भी जब अपने अच्छा, अभी आपने डिपोर्टेशन का जिक्र किया है तो वो भेज दिया जाता है। इस तरफ
अली साहब, अभी आपने डिपोर्टेशन का जिक्र किया है, तो अभी वो तमाम लोग जो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की रेशो जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि ये जो डिपोर्टेशन के बाद जो पाकिस्तान वापस पहुंचने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि जाहिर है किसी न किसी जाली डॉक्यूमेंट या वहाँ पर कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जिसकी वजह से वो डिपोर्ट होते हैं। देखिए, हमारा तो टोटल फिगर है ऑलमोस्ट लाइक 52,000 के वैसे लोग हैं जो इस साल रिपोर्ट होके आए। उसमें हमें कैटेगराइज करने की जरूरत है कि उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम जनरल रिपोर्टीज कहते हैं, जो किसी वन और ऐसी रीजन की वजह से वापस भेजा जाता है, जो कि एक क्रिमिनल एम्बिट में नहीं आती। मसलन बाज़ लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं, उनको ईटीडी वहां से डॉक्यूमेंट देके भेजा जाता है, या कुछ ऐसे ओवरस्टे होते हैं या इस किस्म की चीजें होती हैं, तो वो उस सूरत हाल में डेफिनेटली वो एक उनके खिलाफ उस तरह कार्रवाई नहीं होती है। बाद लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रॉडेंटली ले जाया जाता है, तो अभी जो एक नया कानून है ट्रैफिकिंग पर्सन का, उसके लिहाज से विक्टिम का स्टेटस रखते हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो वो जो एजेंट्स जिन्होंने उनको फ्रॉडलेंटली ले गए होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और फिर वो लोग जो खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं या जिन्होंने खुद फौजरी की होती है, जब वो यहाँ पे लैंड करते हैं तो उनके खिलाफ प्रॉपर क्रिमिनल एक्टिविटीज अमल में लाई जाती हैं। इसका बेसिक प्रोसेस ये है कि हर बंदा जो डिपोर्ट होकर आता है उसको इमिग्रेशन के हुकाम इंटरव्यू करते हैं, और उसमें जो ऐसे केसेस होते हैं जो कि एक क्रिमिनल एम्बिट में आते हैं उनको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल भेजा जाता है और उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाती है और प्रॉपर एफआईआर भी दर्ज की जाती है और इंक्वायरीज भी रजिस्टर होती है उनके खिलाफ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन लोगों को इसमें लिया जाता है। ठीक है, मतलब उन लोगों के खिलाफ तो चले कार्रवाई होती है। आपने ये 52,000 का फिगर दिया जो अच्छा खासा फिगर है। अब ये बताइएगा कि बैरून मुल्क जाकर जो भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों का भी आज आपने जिक्र किया है, तो इस हवाले से अब एफआईए ने क्या मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है? क्योंकि आपको पता ही है कि सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज इसके ऊपर पहले से जो है वो डिस्प्लेजर पाकिस्तान के साथ शेयर कर चुके हैं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसमें सारा पर्पस भी एक्सप्लेन होता है जो बीच में मैं कहना चाह रहा था कि हम ये बार बार इस चीज की तरफ आना चाह रहे हैं कि डिपोर्टेशन जो है वो एक तरफ उसको इस एंगल से आप हम लोग देख रहे हैं किसी बंदे को बाहर नहीं जाने दिया, तो दूसरी तरफ इस एंगल से भी हम जरूर देखें कि किसी बंदे को हमने बाहर ट्रैप होने से बचा लिया। मैं आपसे ऐसे इंसिडेंट शेयर कर सकता हूं जहां पे लोग, एक तो है ना जितना बैगरी की बात की मैं आता हूं, इस तरफ लोगों को ट्रैप करके बाहर बुलाया गया और मुख्तलिफ मुल्कों में फिर उनको मुख्तलिफ कामों के बहाने से बुला के हॉस्टेज कर लिया जाता है, उनके घरों से पैसे मंगवाए जाते हैं, और ये सिर्फ यही नहीं, उनके पासपोर्ट वहां पर रिटेन कर लिए जाते हैं, उनको बॉन्डेड लेबर में उनको सब्जेक्ट किया जाता है। जहां तक आपने बात की कि उसमें हमने एक्टिविटी की बात की हमने बीच में, सो बेसिकली इन तमाम लोगों को जिनको ये वापस आते हैं, इनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती हैं, तो इट्स अ प्रोसेस है जिसके साथ पूरा हम इसको जब डबटेल करते हैं, आपने भिखारियों की बात की बीच में, आई मिस्ड इट फॉर अ मोमेंट, कि उसके बारे में हमारा प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग यूनिट है जो कि बेसिकली उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करता है। इन केसेस को स्टडी किया गया जो बाहर से रिपोर्ट हुए, उसके बाद एक प्रॉपर इस पर इंटेलिजेंस बेस्ड असेसमेंट बनाई गई। मैं उसको छोटी सी आपको मिसाल देना चाहूंगा कि फर्ज करें एक खातून एक अपने छोटे से बच्चे के साथ जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है, वो उसको गोद में उठाए 3 महीने का उम्र का वीजा लेती है और उसमें उसके पास कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं होती, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एट द बैक एंड नहीं होता। आई एम जस्ट शेयरिंग अ केस स्टडी विद यू। ऐसी बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी, एवरी केस मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर वन। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं कि ड्यूरिंग इंटरव्यू और ड्यूरिंग देयर डाटा एनालिसिस हमारे सामने चीजें आ जाती हैं और फिर उसके ऊपर फिर इसको हम जो है वो प्रॉपरली रिस्क असेसमेंट को सामने रखते हुए फिर उनको फिर हम डिनाइल ऑफर करते हैं। तो इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, ये इतना सिंपल नहीं है, ये इतना रूथलेस गॉड फॉरबिड नहीं है। एक तो प्रोसेस है जो यहाँ हम इमिग्रेशन के मौके पर स्पॉट कर रहे हैं, इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो पूरी डाटा कलेक्शन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन बेस्ड है, डिपोर्टेशन की डिपोर्टीज के इंटरव्यू के बेस्ड है, फिर सेंट्रली पूरे पाकिस्तान से एक रिस्क एनालिसिस यूनिट में इकट्ठा होता है और वहां से एक सेंट्रलाइज पॉलिसी बनती है। उसमें ऐसे ग्रे एरियाज जो हैं डिफाइन किए जाते हैं, ऐसे रिस्क इंडिकेटर डिफाइन किए जाते हैं जिसकी बेस के ऊपर फिर सारी एक्टिविटीज अमल में लाई जाती है। अच्छा, बस आखिर में मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा, इससे मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया है कि जिस शख्स के पासपोर्ट पे एक स्टैंप आपकी जानिब से ऑफलोड किए जाने की लग गई है, अब उसका पासपोर्ट जो है वो आइंदा जब यूज़ होगा कहीं पर भी होगा तो मजमूई तौर पर इस वक्त एक तासुर ये पाया जा रहा है और जो सोशल मीडिया के ऊपर भी हम मुख्तलिफ वीडियोज़ और मुख्तलिफ जो तबसरे देख रहे हैं वो यही हैं कि जिसके पासपोर्ट पे स्टैंप लग गई है, खुदा न खास्ता अब वो उसके लिए सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगी और उसको मुस्तकबिल में दूसरे ममालिक में जाकर नुकसान होगा। इस पर जो है वो बताइएगा, वजाहत कीजिएगा। मैं इस पर बड़ा सिंपल कह रहा हूँ कि दे परसेप्शन बिल्कुल गलत है। इसकी मैं आपको आसान सी एग्जांपल दूंगा कि लोगों के वीजा भी डिनाइल हो जाते हैं किसी एक मुल्क के, अब फिर दोबारा उसी मुल्क का वीजा मिल जाता है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ऐसी केस स्टडी है हमारे पास कि लोग ऑफलोड हुए, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, हमने उनका इंटरव्यू किया और उनको विद इन 1 वीक दोबारा किसी फ्लाइट पे उनको बोर्ड कर दिया गया और वो यहाँ से टेक ऑफ करके चले गए। तो लिहाजा हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जिन्होंने
जिनका रिड्रेसल हुआ, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, जो अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी की और यहाँ से अप्लाई करके, तो मैं आपकी वसातत से बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ये इंप्रेशन गलत है। ये इंप्रेशन एक किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर जो है बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल इस इंप्रेशन को शेड अवे कर दीजिए। ये स्टैंप आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होके आपके लीगल फ्लाई करने की राह में रुकावट नहीं है। अच्छा, इंटरनल जो चेक एंड बैलेंस है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये इल्ज़ामात भी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि FIA हुकाम की जानिब से या कुछ एहलकारों की जानिब से जो ये सारा प्रोसेस है इसको मिसयूज़ भी किया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर इसके इम्कानात मौजूद होते हैं, तो उसको चेक कैसे करेंगे? इंटरनल चेक एंड बैलेंस जो है दो तरह से मॉनिटर किया जाता है। एक तो है कि आपकी गैर दानिस्ता गलती है कि आपने किसी बंदे को इंटरव्यू के दौरान जजमेंट कॉल गलत कर दी। उसके लिए तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन जो है वो इसी एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में डेली बेस पे लोगों को इंटरव्यू कर रहे होते हैं, और एट टाइम्स तो जो लोग ऑफलोड हुए होते हैं उसी वक्त हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स और उसी वक्त हमारे डिप्टी डायरेक्टर उनको इंटरव्यू करते हैं। और इसके बाद भी किसी गिला शिकवा हो तो उस पर 2 फॉर्म अवेलेबल हैं, वो मेरे पास भी आ सकते हैं एज अ डायरेक्टर, और इसके अलावा लोगों ने कोर्ट ऑफ लॉ में भी इसमें अप्रोच किया और वहां भी जाकर अपनी रिपोर्ट्स हम सबमिट करते हैं, और मेनी टाइम्स हमारी रिपोर्ट्स वहां पे एक्सेप्ट की जाती हैं इफ वी स्टैंड ऑन मेरिट्स। और अगर कहीं हमसे गलती कोताही होती है तो हमें डायरेक्शंस दी जाती हैं, उस पर मोहम्मद दरामद करते हैं। और दूसरी बात, आपने FIA काम की तरफ से मिसयूज की बात की, यहाँ मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि इसी इंप्रेशन को जो आजकल एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, इसको मुख्तलिफ एजेंट माफियाज जो है सो कॉल्ड, क्योंकि जो अच्छे एजेंट्स हैं वो तो ये नहीं करते, जो सो कॉल्ड हैं वो एक एज एन इंप्रेशन यूज करते हैं कि FIA के नाम पे ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं उसकी वजह से वो। जी बिल्कुल सही, ज्यादा पैसे वसूल करते हैं, FIA के नाम पर पैसे वसूल करते हैं। एंड वी हैव ट्रैप्ड एंड वी हैव ट्रेस्ड एंड वी हैव अरेस्टेड सच काइंड ऑफ पीपल जो ये काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपकी वसातत से कहना चाहूंगा कि खुदारा इस चीज का ट्रैप ना बनिए। कोई भी अगर आपसे इस तरह की बात करता है, पहली बात तो यह कि सारे इशू के फ्लैश होने के बाद मैं कम से कम ये एक शुक्र अदा करता हूं कि लोगों को कम से कम अवेयरनेस आई है। लोग मेरे ऑफिस में आ रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए, अपने फ्लाइट स्केड्यूल के बारे में पूछने के लिए, तो खुदारा किसी ऐसी चीज का फॉल प्रे मत बनिए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें बता रहे थे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑफलोड करने के हवाले से इस वक्त पॉलिसी क्या है, और उस पॉलिसी के अंदर जो क्या सराहियाँ हैं उन पर उठाए गए सवालात के जवाबात भी दे रहे थे। और अब प्रोग्राम के आखिर में जिक्र होगा अफगान मुहाजिरीन के हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी का और गैर कानूनी मुहाजिरीन को खैबर पख्तूनख्वा में पनाह दिए जाने के इल्ज़ाम का। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि अफगान बाशिंदों के पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस पाए जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के कैंपों को डी नोटिफाई और ख़त्म किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला के बकौल मुल्क के 3 सूबों से गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है और KP में उनको बाकायदा पनाह दी जा रही है। वज़ीर दाखिला ने यह भी वाज़ेह किया कि जहाँ कौमी सलामती की बात आएगी वहाँ कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता और ऐसा नहीं हो सकता कि कौमी सलामती के मामले पर सूबे का जो दिल चाहता है वो करता फिरे। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से अब पाकिस्तान की पॉलिसी क्या बता रही है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजियाकार और साबिक निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। प्रोग्राम में खुश आमदीद। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के कैंप्स को ख़त्म करने का ऐलान अब क्या बता रहा है, और सूबाई हुकूमत पर उनको पनाह देने का इल्ज़ाम लगना कितना संगीन है आपके ख्याल में? देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है जो इसके बारे में वफाक की पॉलिसी होती है तमाम सूबों को उसको मनोन अमल करना होता है। व्हेनेवर द केयरटेकर होम मिनिस्टर यहाँ पर उस वक्त भी ये सिलसिला चला था और सिंध से भी हमने काफ़ी लोगों को यहाँ से इंतला हुआ था और उनको हमने बहुत अच्छे अरेंजमेंट करके भेजा था ताकि वो अपने जब जाएँ तो बाकी में अच्छी यादें लेकर जाएँ। लाइकवाइज पंजाब से भी गए थे, उसके बाद बलूचिस्तान से भी गए थे, एंड आई एम नॉट श्योर कि KPK से कितने गए थे और अब इस वक्त कितने गए हैं। जैम अभी भी सिंध से बहुत लोग गए हैं। टोटल मेरे ख्याल में 1.1 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज इलीगल जो थे वो पाकिस्तान में जा चुके हैं, और इसको अगर हम देखें इसका मतलब ये है कि काफ़ी तादाद में चले गए हैं। लेकिन KPK गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आपने इस दौरान में कितने अफगान रिफ्यूजी इलीगल रिफ्यूजीज को अपने अफगानिस्तान भेजा है। दैट फेडरल गवर्नमेंट मस्ट हैव आस्क्ड द रिपोर्ट। अगर उनको नई रिपोर्ट वो भेज रहे हैं तो देन समथिंग इज रॉन्ग इन KPK, क्योंकि देखें ये इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर इट इज वफाक और फेडरल गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है, होना भी चाहिए। क्या अब क्योंकि सूबा ताउन नहीं कर रहा तो उसी की वजह से जो है वो गवर्नर राज की तरफ जाने के बारे में बातें हो रही हैं? इट्स नॉट वन ऑफ द रीजन। देखिए, रीजंस आर ना वहाँ पर इस वक्त कोई आपका गवर्नेंस है ठीक, ना वहाँ पर इंतजामी ढांचा ठीक है, करप्शन वहाँ पर चल रही है, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हुए हैं।
उसके बाद आपने कोई उन्होंने अपना ताल्लुक कोई फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से काम नहीं रखा नहीं, वो ज़्यादा वो आते हैं आके अडयाला जेल आते हैं चले जाते हैं। मुझे ये बताइए कौन सी चीज़ इस वक्त केपीके में केपीके की आवाम के लिए की जा रही है? ये आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ लगना चाहिए, नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ ठीक है। कि देखें केपीके में अभी कितने अरसे से यहाँ पर हुकूमत है केपीके की, कौन से स्पेशल काम किए हैं जो बूस्ट कर सकेंगे जी हाँ जी देखें हमने पिछले 14 साल में केपीके में ये 10 काम किए हैं जो याद कर सकते हैं, वी कैन बूस्ट अराउंड, उसके बारे में बात कर सकते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ 6 महीने के लिए अगर जो है वो गवर्नर राज लग जाता है तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए इट कैन बी ये कि चाहे 6 महीने या कुछ हो, देखें इस वक्त बहुत जरूरत ये है जी कि वहां पर ऐसा चीफ एग्जेक्टिव होना चाहिए जो समझता हो सिक्योरिटी मैटर्स को, और वो सिक्योरिटी फोर्स के साथ कमांगी से लेके और कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ वहां पर काम करें, ताकि इलीगल स्पेक्ट्रम में देखें वहां प्रॉब्लम क्या है। वहाँ हुंडी का पता चल रहा है, स्मगल गाड़ियां दबा के चल रही हैं, यही गाड़ियां टेररिज्म में इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक। उसके बाद वहां पर आपके सामने नार्कोटिक्स का पैसा है, टायर स्मगल हो रहे हैं, सिगरेट्स पे ये पैसा प्रोविंशियल जो कुछ आपके पॉलिटिशियन है उनके पास भी जा रहा है, ट्रेड्स पे जो आपके कारोबार करने लगे वहां भी जा रहा है। कैसे जब पैसा फाइनेंशियल टेररिज्म में जा रहा है तो कैसे ही खत्म होगा? पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई हो गया है, दुनिया पाकिस्तान की बात सुनना चाहती है, लेकिन हमें इस चीजों में, और भी खुदा का शुक्र आपके सामने कि जो पाकिस्तान में नुक्तानज़र होता था हमेशा से कि जहाँ पर 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत हालात खराब है, वो आप अमेरिका में देख लें अटैक हो गए हैं, ताजिकिस्तान में हो गए हैं। इससे देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि आप अमेरिका यूरोपियन यूनियन सोच तो कोई ना कोई लैब में बनाएंगे पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन, ताकि इसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल। अब यानी दुनिया में जो है वो अफगान चेहरा जो है और अफगान तालिबान का चेहरा बेनकाब हो रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका, और यकीन हमें मुल्क के अंदर जो है वो सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इक़दामात फ़ौरी तौर पर करने की ज़रूरत है, और इसके लिए सूबाई हुकूमत को भी अपने साथ जो है वो एक राब्ता जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ ही चाहता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।